हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एसएससी जेईई ईएससी पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, डेडिकेटेड उन्हीं को सॉल्व किया था। आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाकर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और आप इसका आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप बियॉन्ड डिग्री सिविल पे भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक, सिल्वर, रबर, आयरन, कॉपर, इन चारों मटेरियल में से सबसे लीस्ट इलास्टिक कौन सा है? तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 1.3 के से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हम डेली बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट ब्रिक्स फ्रॉम डिफेक्ट सच एज श्रिंकेज एंड वार्पिंग। तो श्रिंकेज और वार्पिंग से बचाने के लिए हम विच अमंग द इंग्रेडिएंट इज एडेड इन द मिक्स ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। तो हम जब ब्रिक की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट जोड़ते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उनकी क्या एक्सेस होने की वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सिलिका की बात करते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज में हमारा सिलिका होता है, जो कि 50 से लेके 60% के बीच में रिलाई करता है। तो अगर हम सिलिका की बात करें तो ये 50 से लेके 60% के बीच में होता है। अब इसका क्या क्या काम है, तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा परसेंटेज में तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले क्वेश्चन का तो हमें वैसे भी आंसर मिल गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि श्रिंकेज और क्रैकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सिलिका। पर हम इसको देख लेते हैं, अगर वो एक्सेस में हो जाते हैं, एक्सेस में होने की वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर एक्सेस में हो जाएगा तो ब्रिटल हमें बिहेवियर देखने को मिलेगा, अपने ब्रिक का ब्रिटल बिहेवियर देखने को मिलेगा। इसी वजह से वो वीक भी हो जाते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिना, जो कि 20 से 30% के बीच में वेराई करता है, 20 से 30% के बीच में वेराई करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, तो प्लास्टिसिटी नेचर देखने को मिलता है, जो कि जब हम अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, पूरा कंपोजिशन प्रिपेयर करने के बाद जब हम उसे मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग बिहेवियर शो कराते हैं, जब मोल्डिंग करते हैं तो मोल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। तो जो हमारा एल्यूमिना है वो प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है एल्यूमिना, अपने परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं, क्रैक देखने को मिलते हैं, हमारे को अपने ब्रिक में वार्पिंग नेचर देखने को मिलता है, वार्पिंग देखने को मिलेगा। वेल, नेक्स्ट परसेंटेज है हमारा लाइम का। लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाइम का एक फ्यूज की तरह, एक फ्लक्स की तरह काम करता है। बेसिकली 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, जो कि हमारा जब हमारा एक हाई टेम्परेचर पे जब सिलिका को फ्यूज कराना होता है तो उसमें लाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन लाइम के संग एक प्रॉब्लम है कि जब वो उसमें वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। अगर हम लाइम की बात करें तो वाटर के कांटेक्ट में आने से वो वॉल्यूम चेंज होने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, तो ब्रिक अपनी पर्टिकुलर शेप को लॉस कर सकता है। तो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा और शेप भी लॉस हो सकती है, शेप भी हमारी क्या हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है। तो वेल, वहां पे हमारा लाइम हो गया। लेकिन नेक्स्ट परसेंटेज में हमारा मैग्नीशिया है। मैग्नीशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 1% ही होना चाहिए। अब इसकी बात करें तो एक तो ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। ऊपर से सिर्फ ये इसका काम नहीं है, ये डिक्रीज भी करता है, हमारे श्रिंकेज को डिक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। तो श्रिंकेज को डिक्रीज करने में भी मैग्नीशिया का बहुत ज्यादा हेल्प है। वेल, अगर हम बात करें ये एक्सेस में हो जाता है तो डिकेइंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हमें डिकेइंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर हमारा जो मैग्नीशिया है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया है। लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है वो 5 से 6% के बीच में होना चाहिए, 5 to 6% के बीच में वेराई करता है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो ये हमारा रेड कलर इंपार्ट करता है, लेकिन एक्सेस में हो जाएगा तो हमें डार्क ब्लू कलर का, ब्लूइश कलर की या फिर हमारा ब्लैक कलर की ब्रिक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा कुछ कंपोजिशन हो गया जो ब्रिक्स के बारे में डिपेंड करता है। हमने पूरा एक अच्छे से ब्रिक को रिवाइज कर लिया है। वेल, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि श्रिंकेज और वार्पिंग होने बचाता है उससे तो कौन है वो। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि सिलिका विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो सिलिका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाई ऐश इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। तो जो फ्लाई ऐश है वो किसका बाय प्रोडक्ट है, क्या वो लाइम का बाय प्रोडक्ट है या फिर अगर हम बात करें कोल का, पिग आयरन का। तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है जिप्सम का। तो अगर हम फ्लाई ऐश की बात करें तो ये पुल्वराइज्ड फ्यूल ऐश कहा जाता है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में PFA भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पुल्वराइज्ड फ्यूल ऐश। तो ये बेसिकली हमारा PFA है, जो कि पुल्वराइज्ड फ्यूल ऐश की तरह कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से हमें मिलता है, तो ये एक रेसिड्यू है। ये क्या है, एक रेसिड्यू जो बच जाता है, जो हमारा रेसिड्यू है। किससे रेसिड्यू मिलता है, कंजम्पशन हम करते हैं, कंबशन करते हैं। किसका कंबशन करते हैं, जब हम पावर प्लांट्स या फिर फ्लक्स गैसेस वाले जो प्लांट्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर होती है, तो एक टर्म है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर होता है या फिर मैकेनिकल सेपरेटर होते हैं। कुछ मशीन से जो हमारी गैसेस निकलती हैं तो उनका जो
उनसे जो निकल के आ रहा है, जो पावर प्लांट से वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर्स होते हैं, उससे जो निकल के आता है, उससे जो हमारा कलेक्ट होता है मटेरियल, जब हम उसको जलाते हैं तो उससे जो रेसिड्यू मिलता है वो हमारा बेसिकली ये फ्लाई ऐश होता है, जिसे पोलराइज्ड फ्लू ऐश भी कहते हैं। तो बेसिकली जो मटेरियल है वो है हमारा कोल। कोल जो निकल के आता है, जो पोलराइज्ड कोल हम कलेक्ट करते हैं ये पावर प्लांट से या फिर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर से जो कोल कलेक्ट करते हैं, उसको जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो हमारा फ्लाई ऐश होता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बात करें पिग आयरन, तो पिग आयरन किस में हेल्प करता है? पिग आयरन से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? वो है हमारा स्टील। स्टील हमारा पिग आयरन से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एक्सप्लोसिव which contains 65% of saltpeter, 20% of sulfur and 15% of charcoal। तो उससे क्या मिलेगा? मतलब एक एक्सप्लोसिव है जिसमें हमने 65% हमने साल्टपीटर यूज किया, 20% हमने सल्फर यूज किया है, 15% हमने चारकोल यूज किया। तो उससे हमें क्या मिलेगा? डायनामाइट बनेगा या नाइट्रोसेलुलोज बनेगा, ब्लास्टिंग पाउडर बनेगा या फिर कॉर्डाइट बनेगा। तो इन चारों में से क्या मिलेगा हमें ये देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा डायनामाइट है। अगर हम डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट को अगर हम डिस्कस करें तो इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली 75% नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जाता है। ग्लिसरीन 75% नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जाता है। वेल वहीं पे एड्जॉर्ब्ड 25% सैंडी अर्थ यूज किया जाता है। फिर इसका एक थिक पेस्ट बनाते हैं। तो 25% हमारा एड्जॉर्ब्ड 25% हमारा एब्जॉर्ब्ड सैंडी अर्थ, एब्जॉर्ब्ड सैंडी अर्थ यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब सैंडी अर्थ। और इसका एक हम थिक पेस्ट बनाते हैं। तो बेसिकली इससे हमारा क्या मिलता है? हमें डायनामाइट मिलता है। तो ये तो ऑप्शन में हमारा नहीं होगा, मतलब क्योंकि ये जो कंपोजिशन है और ये कंपोजिशन कहीं से भी दूसरा एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तो अगर हम बात करें तो डायनामाइट का बेसिकली हमारा ये आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोसेलुलोज की, नाइट्रोसेलुलोज की बात करें तो इसमें क्या है, इसको हम गन कॉटन भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो बेसिकली नाइट्रोसेलुलोज को गन कॉटन भी बोला जाता है। और ये किस किस से मिलता है? एक तो नाइट्रिक एसिड और हमारा कॉटन जो होता है, सैचुरेटेड कॉटन होता है। जो सैचुरेटेड कॉटन है और नाइट्रिक एसिड को बनाकर जो हम बनाते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज होता है। ब्लास्टिंग पाउडर की बात करें तो ब्लास्टिंग पाउडर जो है हमारा वो 65% सॉल्टपीटर, 20% ऑफ सल्फर एंड 15% ऑफ चारकोल के कंपोजिशन से ही हमारा ब्लास्टिंग पाउडर बनता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल वहीं पे अगर हम कोरडाइट की बात करें, अगर कोरडाइट की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है? एक स्मोकलेस हमारा एक्सप्लोजिव है। स्मोकलेस एक्सप्लोजिव क्या है? बेसिकली इसमें ज्यादा धुआं नहीं होता, पावरफुल है। पावरफुल होता है एक तो ये बहुत ज्यादा, और स्मोकलेस है, इतना धुआं नहीं बनाता हमारा ये जो एक्सप्लोजिव है। तो ये भी एक तरीके का एक्सप्लोजिव है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अभी हो जाएगा ब्लास्टिक पाउडर। तो चारों ऑप्शन को देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो जस्ट अभी हमने पूरा कंपोजिशन देख लिया था ब्रिक्स का, तो उसकी हेल्प से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी पूछ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिना में, गुड अर्थ ब्रिक में हमारा कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिना किसके बीच में लाई करता है? तो 20 से 30% के बीच में लाई करता है। अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, जो कि माउल्डिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। और अगर ये अपने परसेंटेज से ज्यादा हो गया तो हमें क्रैक और वार्पिंग देखने को मिलेगा। तो 20 से 30% के बीच में लाई कर रहा था। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमें अगर लेंथ ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लिया जाता है? तो जब हम लेंथ को चेक करते हैं, ब्रिक्स की लेंथ को चेक करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20 जो है हमारे ब्रिक्स को लिया जाता है। 20 विल बी द करेक्ट आंसर। 20 ब्रिक्स की हेल्प से हम इसको चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट। तो ब्रिक वर्क का जो यूनिट वेट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किसके अराउंड होता है। क्या 17 से 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में, 18 से 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में, 19 से 20 या फिर 20 से 21। तो बहुत ही क्लोज हमारे ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम ब्रिक मेसोनरी की बात करें तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि 19 से 20 के बीच में, 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में रहता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ देख लेते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अभी हमने देख लिया ब्रिक मेसोनरी 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अप्रॉक्स रहता है। फिर हमारा आता है पीसीसी। अगर हम पीसीसी वर्क की बात करें, पीसीसी की बात करें, फिर हम आरसीसी की देखेंगे। आरसीसी का कितना रहना चाहिए, लाइम मोटार का कितना रहना चाहिए, ये सब है जो पूछ सकता है। आज हमारा ब्रिक वर्क के लिए पूछे, कल क्या पता लाइम मोटार के लिए पूछ ले। सीमेंट मोटार का कितना होना चाहिए, स्टील का कितना होना चाहिए। तो हमारा ये है सीमेंट मोटार। फिर हमारा स्टील का कितना होना चाहिए, बिटुमिन का कितना होना चाहिए और सीमेंट का कितना होना चाहिए। ये सब एक इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो पीसीसी का हमारा अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर 24 किलो न्यूटन, ये सब जो यूनिट है ये हमारी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चल रही हैं। वेल वहीं पर अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी हमारा 24 से लेकर 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब
लाइम मोटार की अगर बात करते हैं तो 17 टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सीमेंट मोटार हमारा 20 से 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टील की बात करते हैं, स्टील जो है हमारा 78 से लेके 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील का हमारा। तो 78 से लेके 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में वेराई करता है। अगर बिटुमिन की बात की जाए तो बिटुमिन हमारा 10 से लेके 11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 14.4 अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा यूनिट वेट है जो सीमेंट का है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीसीसी 22 टू 24, आरसीसी 24 टू 25, लाइम मोटार 17 टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सीमेंट मोटार 20 टू 21, स्टील वेरी इंपॉर्टेंट 78 से लेके 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेल अगर विटामिन की बात करें तो 10 टू 11 एंड 14.4 फॉर सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है? डोर्स एंड विंडो से, किंग पोस्ट ट्रसेस से, क्वीन पोस्ट ट्रसेस से, या फिर ब्रिक मेसोनरी से। तो बेसिकली अगर हम किंग मेसोनरी, जो हमारा ब्रिक मेसोनरी होता है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो कट करके जो हमारे ब्रिक्स हैं उनको कट करके हम यूज करते हैं, तो उसी में से एक हमारा किंग क्लोजर होता है। तो ब्रिक मेसोनरी से ये रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से और भी तरीके के क्लोजर हैं, क्वीन क्लोजर है, इन सबको एक बार डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। ब्रिक मेसोनरी में किस तरीके के टाइप्स ऑफ क्लोजर होते हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा किंग क्लोजर ही था क्वेश्चन में। तो किंग क्लोजर को देख लेते हैं। किंग क्लोजर क्या कहता है कि जिसमें हमारा क्या होगा, हम यहाँ से विड्थ का हाफ ले लेंगे और हमारा जो लेंथ है उसका भी हाफ ले लेंगे और इसको कट कर देंगे। दूसरी तरह से देखते हैं। तो बेसिकली हमने ये वाले जो लेंथ है, विड्थ है, इसका भी हाफ ले लिया और यहाँ लेंथ है इसको भी हाफ ले लिया और ये पूरा एरिया जो है हमने ये पूरा पोर्शन कट कर दिया। तो जो हमारा बचा रह जाएगा वो हमारा हो जाता है किंग क्लोजर। ये हमने पूरा ये जो रेड पोर्शन है इसको कट कर दिया, तो ये हमारा होता है किंग क्लोजर। वेल वहीं पे हमारा होता है, एक होता है हमारा क्वीन क्लोजर, जो कि हम यहाँ देखेंगे। तो क्या होता है, हम पूरा एक लेंथ के अक्रॉस अपनी पूरी इस ब्रिक को हाफ पार्ट में कट कर देते हैं, हाफ पार्ट में कट कर देंगे। तो ये जो रेड एरिया है ये हमारा बचा रह जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, ये जो रेड एरिया है ये मेरा बचा रह जाएगा। तो इस तरीके की ब्रिक को हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। इस तरीके की ब्रिक होती है क्वीन क्लोजर। इसी में जब अगर ये जो हाफ कट किया था इसमें भी अगर हम इसको क्वार्टर कर दें, इसमें भी अगर हम इसको क्वार्टर कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है क्वार्टर क्वीन क्लोजर। बेसिकली ये हो जाता है हमारा क्वार्टर क्वीन क्लोजर। यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो क्वार्टर क्वीन क्लोजर हो जाता है ये हमारा, जब हम इसमें क्वार्टर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और तरीके का होता है। तो वेल नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें क्या होता है कि मिट्राइड क्लोजर बोला जाता है इसे, जिसमें क्या करेंगे हम वृत्त को पूरी ले लेते हैं, वृत्त पूरी ले लेते हैं, लेकिन लेंथ तक हम हाफ पहुंचते हैं, लेंथ तक हम इसके ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंचते हैं। ये जो हम पूरा पोर्शन कट करते हैं इसे बोलते हैं मिट्राइड क्लोजर। मिट्रेड क्लोजर, जिसकी स्पेलिंग होती है हमारी MITRED, मिट्रेड क्लोजर। ये एग्जाम्पल में आपको याद रखने हैं, सारे क्लोजर हो सकता है आज किंग क्लोजर पूछ ले, कल को कोई और क्लोजर पूछ सकता है। तो दिमाग में आपको इस जो शेप्स है वो आप खुद से बनाकर रखिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। विल्ड क्लोजर भी एक होता है जिसमें हम विड्थ को हाफ लेते हैं और लेंथ हमारी पूरी ले लेते हैं। तो यहाँ तक पूरा लेंथ ले लेते हैं और विड्थ को हम हाफ लेते हैं बेसिकली, और जब इसको कट किया जाता है तो ये हमारा बनता है विविल्ड क्लोजर। इसका नाम होता है विविल्ड क्लोजर। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लोजर्स हैं। कोई भी इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं कि जब क्वेश्चन का आंसर को ना समझे, उसके बेसिक जो पूरा है वो उसको समझते हुए चले, तो एक तरीके से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू एक क्वेश्चन में सॉल्व हो जाते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो गुड ब्रिक जो है उसके लिए जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 10% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट, 15% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे पता करते हैं? सबसे पहली बात 24 आवर्स के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए जो हमारी ब्रिक है उसको हम वाटर में इमर्स करके रखते हैं। तो 24 आवर्स के लिए हम उसको इमर्स करके रखते हैं। फिर हमने जब उसको आया चेक करते हैं, तो पहले जो हमारा ब्रिक है उसका वेट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका वेट लेते हैं। तो जब हम ये चेक करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, तो 20% से ज्यादा अपने ड्राई वेट, जो ड्राई वेट था उससे 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बेसिकली गुड ब्रिक के लिए 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में 10% और 15% चल रहा है। सैचुरेटेड वेट तो कट जाएगा, पहले ही काट दीजिए। ड्राई वेट के कंपेयर में देखा जाता है तो 20% के नियर बाय ऑप्शन हमारा 15% है, तो हम 15% के जाएंगे। बट वैसे गुड ब्रिक में हम कहते हैं कि 20% से ज्यादा हमारा वाटर जो ड्राई वेट है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं
Clay bricks are made up of earth having nearly equal proportion of silica and alumina। तो जो हमारे ब्रिक्स होते हैं, अगर ब्रिक्स की बात करें तो बेसिकली जब उसमें हम बात करते हैं तो सिलिका हमने देखा था 50 से 60% का होता है। सिलिका की अगर बात करें तो 50 से 60% के बीच में होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना का तो वो 20 से 30% के अप्रोक्सीमेटली था। तो उसी इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, 20 से 30% के बीच में था हमारा एल्यूमिना। तो दोनों नियरली इक्वल प्रोपोर्शन में तो नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो ये बोल रहे हैं नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वो एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम, तो तीनों ही। जबकि लाइम की अगर हम बात करें तो लाइम हमारा क्या था, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो फ्लक्स की तरह काम कर रहा था। तो एल्यूमिना, सिलिका और ये लाइम जो है तीनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है 35 से लेकर 70% में सिलिका आएगा, और नीचे वाला ऑप्शन देखें तो 10 से 20% में सिलिका आ रहा है, तो जो कि ये गलत है। 50 से 60 तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और 35 से 70% एल्यूमिना आएगा, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 35 से 70% में सिलिका होगा, और 10 से 20%, थोड़ा 20 से 30 है लेकिन ओके, हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, और कोई ऑप्शन उससे सुटेबल भी नहीं है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 35 से 70% के बीच में सिलिका होगा, और हमारा 10 से लेके 20% के बीच में हमारा एल्यूमिना होगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ। तो हॉलो ब्रिक्स हमारे किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया, या फिर ऑर्नामेंटल लुक। तो अगर हम बात करें जो हमारे हॉलो ब्रिक्स होते हैं, बेसिकली जब क्या करते हैं, हमारा ब्रिक हो गया, मान लो ये हमारा नॉर्मल ब्रिक है, तो इसमें हम परफोरेशन प्रोवाइड कर देते हैं। परफोरेशन प्रोवाइड कर देते हैं मतलब ऊपर छोटे छोटे हमारे होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, पहली बात तो 50 से 60% हमारा जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली ये वाले ब्रिक्स क्या हो गए, इसका मतलब हमारे ब्रिक्स ये वाले लाइट होते हैं, और इनका जो हीट के अगेंस्ट इंसुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ये हीट के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हीट, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक साइड हमें हार्डनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन, साउंडनेस, और यहाँ पे साउंडनेस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में दे रखा है, और ये पूछ रहे हैं कि जब हमें गुड ब्रिक की जो चेकिंग करते हैं, गुड ब्रिक चेक करते हैं, तो किस तरीके से पता करते हैं कि हार्डनेस है कि नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट, साउंडनेस का टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट। तो अगर हम बात करें ए ऑप्शन में 1 और 2 है, तो चेक कर लेते हैं। 1 बोल रहा है प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक्स, तो हम तब तक उसे प्रेस करेंगे जब तक वो टूट ना जाए, तो ये तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। तो ये 1 का, डी का हमारा फर्स्ट हो गया। अगर हार्डनेस की बात करें तो इसका मतलब सेकंड होगा, कि जब हम हमारा जो ब्रिक है उसके ऊपर हम नेल से इंप्रेशन करेंगे, मतलब नेल से हम उस पर स्क्रैच करना चाहेंगे, और कोई भी इंप्रेशन उसके सरफेस पे नहीं होना चाहिए, तो नो इंप्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। इसका मतलब क्या है कि हार्डनेस का क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। हार्डनेस का हमारा हो गया 2। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हम अपना वो लेते हैं, ब्रिक लेते हैं, उसको 24 आवर्स के लिए हम उसके डिप करके रखते हैं। तो पहले हमने ड्राई वेट ले लिया और फिर हमने उसको डिप करके रखा, तो उसने कितना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो 20% से ज्यादा ड्राई ब्रिक के वेट के अप्रोक्सीमेट उससे ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो बी का हमारा थर्ड हो गया, तो बी का हमारा हो गया थर्ड। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो ये ऑब्वियसली साउंड का बचा हमारा लास्ट फोर्थ, जो कि चेक कर लेते हैं। 2 ब्रिक को लेंगे और उसको हम स्ट्रक करेंगे, मतलब एक संग उसको ऑल टुगेदर स्ट्रक करेंगे, और हमारी एक क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। तो सी का हमारा हो जाएगा 4। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका मतलब क्या है कि हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 2 3 4 1 में ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी एंड चीप स्ट्रक्चर। तो सही बात है। सबसे पहली बात, हम 4 तरीके से अपना डिफाइन कर देते हैं टाइप, क्लास ए, क्लास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स। उसी तरीके से हम उसमें हमारा जो अनबर्न्ट है, मतलब वो फर्स्ट क्लास तो नहीं है क्योंकि हमने इसे बर्निंग प्रोवाइड नहीं की, मतलब सन में ड्राई करके हमने इन ब्रिक को यूज करे। तो आपने जैसे अगर देखा हो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो पर्टिकुलर इस एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो हमारे लेबर्स है, मैसन है, जो वो सोचते हैं कि क्या डेली अप डाउन करना है, वहीं पे हम एक झुग्गी टाइप बना लेंगे। तो जब वो झुग्गी बनाते हैं, जो टेम्पररी हाउस बनाते हैं, तो बेसिकली जो उसमें जो ब्रिक्स यूज होते हैं वो हमारे अनबर्न्ड या फिर ये सन ड्राइड ब्रिक्स ही तो यूज होते हैं। अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स होते हैं क्योंकि ये क्या है कि फिर हम कभी भी इन्हें हटा सकते हैं, ये एक परमानेंट सेटल डाउन नहीं होती। तो टेम्पररी और स्ट्रक्चर के लिए, जो चीप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए जो यूज किया जाता है वो अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बोल रहे हैं कि अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज्ड एट द प्लेस एक्सपोज्ड टू हैवी रेन। सही बात है। हैवी रेन और हैवी हीट जो होती है, ज्यादा बहुत ज्यादा हीट होगी या बहुत ज्यादा रेन होगी तो हम ये वाले जो ब्रिक्स हैं उनको वहां पे यूज नहीं करते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हैवी रेन में क्या होगा कि वो जो हमारी जिस कंपोजिशन से बचा है वो भी उसके संग मेल्ट होके या फिर उसके संग बह जाएगा। तो अनबर्न्ट या फिर हम सन ड्राइड ब्रिक्स को हम हैवी रेन्स में यूज नहीं करते। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट टाइप में, जिसमें बताना है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, या जो भी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर पढ़े तो एल्यूमिना प्रेजेंट्स इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहली बात तो एल्यूमिना की बात करें तो 20 से 30% के बीच में होना चाहिए, और अभी हमने देखा था कि जो एल्यूमिना है उसकी प्रेजेंस बेसिकली किसके इंपार्ट करती है, प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है, जो कि हमारी मोल्डिंग जो प्रोसेस होती है, टेबल मोल्डिंग हो गया या फिर हमारा जो मशीन मोल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, हम एक मोल्ड होता है जिसमें हम पूरा अपना कंपोजिशन पुट करते हैं एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए। तो मोल्डिंग प्रोसेस के लिए प्लास्टिसिटी की जरूरत है, जिसके लिए एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर एक्सेस में होगा तो क्या रॉ ब्रिक हमारी एक्सपेंड कर जाएगी, या वो स्वेल कर जाएगी, या फिर ड्राइंग के द्वारा या बर्निंग के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, स्वेल नहीं करती है, इनफैक्ट हमारी वो ब्रिक श्रिंक हो जाती है एल्यूमिना के एक्सेस होने की वजह से श्रिंक हो जाएगी। इसका मतलब क्या, श्रिंक हो जाएगी, वार्पिंग देखने को मिलेगा जब हमारी ड्राइंग प्रोसेस हो रही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही पहला स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फिनोमेना इन विच क्ले इज मेड लूज। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें क्ले को हम पहले लूज करते हैं, एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट इज स्प्रेड आउट ऑन द टॉप एंड टर्न अप एंड डाउन। तो फिर कोई भी इंग्रेडिएंट अगर उसमें मिलाना है तो उसके टॉप पे मिलाते हैं और फिर हम वर्टिकली अप एंड डाउन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग बेसिकली क्या है कि हम जो ऊपर की 200 mm की जो टॉप सॉइल होती है, 200 mm की जो टॉप सॉइल होती है, हम उसको रिमूव करते हैं। क्ले को पाने के लिए हम उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि टॉप सॉइल में क्या है, हमारे बहुत ज्यादा आपको पेबल्स देखने को मिलेंगे, इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। बेसिकली अगर हम बोलना चाहे तो इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। तो अनसॉइलिंग से हम उसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं, उसको हटाते हैं। फिर अगर हम बात करें अनसॉइलिंग के बाद तो हम उसको क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे। हम उसमें क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। डिगिंग करने से क्या है, डिगिंग करने से हम क्ले निकालते हैं, डिग करते हैं और हम उससे क्ले निकालते हैं। क्ले निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि उसको हम स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्या है उसमें बहुत सारे पेबल्स, स्टोन, ये सब प्रोवाइड होंगे। फिर हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। फिर हम उसकी वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग में क्या है कि हम एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में उसको लाके रखते हैं। थोड़ी देर जो हमने क्ले निकाला उसको एयर या फिर कुछ 10-15 डेज के लिए हम वेदरिंग प्रोवाइड करते हैं, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में उसको लाके रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसकी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ही वो फिनोमेना है जिसमें क्ले को हम थोड़ा सा लूज बनाते हैं और किसी इंग्रेडिएंट को ऐड करके हम वर्टिकली अप डाउन डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं। तो ब्लेंडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। वेल टेम्परिंग की अगर बात करें, टेम्परिंग में क्या होता है, हम उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मिलाते हैं, मतलब थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं। हम क्ले में थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको नीड करते हैं। नीड मतलब क्या है कि हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब ये हम कैटल की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैटल मतलब हम अपने कोई भी एनिमल को यूज कर सकते हैं, या फिर हम ह्यूमन के जो फीट होते हैं, ह्यूमन फीट से भी हम उसे ट्रैम्पर कर सकते हैं। बेसिकली हम उसमें एक तरीके से गूंदना, आटा को जैसे गूंदा जाता है वैसे ही क्ले में पानी मिला के हम उसको नीडिंग प्रोसेस करते हैं, प्रेस करते हैं, उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ब्लेंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 654-1962 द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल्स इज। तो बेसिकली क्लास AA टाइप के मैंगलोर पैटर्न टाइल्स का परसेंटेज, मैक्सिमम वाटर परसेंटेज कितना होगा? तो अगर हम बात करें क्लास AA का परसेंटेज की अगर बात की जा रही है तो मैक्सिमम वाटर परसेंट उसका 18% होगा। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ क्लास A की बात की जाए, अगर क्लास A के बारे में पूछ लिया, आज AA के बारे में पूछ लिया, कल क्लास A के बारे में पूछ सकता है, तो उसकी मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज हमारा 20% हो जाएगा। 20% विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 18% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 2180-1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। हैवी ड्यूटी जो बर्न्ट क्ले ब्रिक्स है उसकी जो मिनिमम बल्क डेंसिटी कितनी होगी? 4.5 ग्राम पर सीसी या फिर सेंटीमीटर क्यूब, 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारी मिनिमम बल्क डेंसिटी होती है हमारी हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स की। अगर हम उसका कुछ क्लासिफिकेशन देखना चाहें, हम अपने इसका जो हमारा हैवी ड्यूटी ब्रिक है, जो इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे, अगर हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा क्लास 40 और एक होता है हमारा क्लास 45। तो क्लास 40 का मतलब क्या है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। दूसरी क्लास की बात करें तो क्लास 45, जैसे अगर 40 का 40 है तो 45 का क्या हो जाएगा हमारा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो दो तो इस
बेसिस पे हो जाते हैं। वेल वहीं पे अगर हम टॉलरेंस लिमिट की बात करें, जब हम इसकी ब्रिक है तो इसका कुछ डायमेंशन होगा। तो अगर हम बेस बात करें टॉलरेंस लिमिट की, अगर टॉलरेंस लिमिट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक डायमेंशन हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर, एक हो जाएगी हमारी 19 सेंटीमीटर। एक हमारी डायमेंशन है 9 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या है हमारी डायमेंशन है, दूसरे कलर से लिख देती हूँ। तो ये हमारा बेसिकली डायमेंशन है। तो डायमेंशन हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर टॉलरेंस लिमिट की बात करें तो सबसे पहली बात, सब क्लास ए के लिए एक हमारा होगा, सब क्लास ए के लिए टॉलरेंस लिमिट होगी और एक होगी हमारी सब क्लास बी के लिए। तो सब क्लास ए की अगर बात करें तो 9 सेंटीमीटर में हमारा +-3 देखने को मिलता है, +-3 देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें +-3 है, ये 1 लिख गया, +-3 और 19 सेंटीमीटर में बात करें तो +-6 देखने को मिलेगा। सब क्लास बी में अगर बात करें, सब क्लास बी की बात करें अगर, सब क्लास बी की, तो यहाँ पर हमें +-7 देखने को मिलता है, यहाँ पर +-15 देखने को मिलता है। ये तो हमारी टॉलरेंस लिमिट हो गई हैवी ड्यूटी ब्रिक की। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये कितने से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन अगर हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की बात करें तो 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। क्लास AA की बात करें तो वाटर एब्जॉर्ब कितना नहीं करना चाहिए, 18% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्लास ए की बात करें तो 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। गुड ब्रिक्स की बात करें तो वो भी 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रिक मेक इट अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। तो वो उसको गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक कौन बनाता है? क्या श्रिंकेज हमारा गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक बनाएगा? बिल्कुल गलत बात है। वार्पिंग क्या हमारा गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक बनाएगा? नहीं। अनइवन टेक्सचर गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक बनाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारा गुड क्वालिटी कौन बनाएगा? जब ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो उसका टाइम पीरियड है वो ज्यादा होना चाहिए। तो गुड ड्यूरेबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो हमारे पास 4 तरीके की क्लासिफिकेशन होता है। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। एक हो गया हमारा क्लास, फर्स्ट क्लास हो गया, एक हमारा बात करें अगर हम तो पहला फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, देन थर्ड क्लास हो गया एंड फोर्थ क्लास हो गया। तो ये 4 तरीके की बेसिस पे हम अपने जो ब्रिक्स हैं, क्ले ब्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से हमें अब करेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करना है। तो पहला स्टेटमेंट है लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। लाइम हमारा कभी भी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलता। लाइम इज मेड अप ऑफ जिप्सम, नहीं, लाइम हमारा जिप्सम से नहीं बल्कि हमारा डोलोमाइट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लाइम हमारा फ्री स्टेट में नहीं मिलता पहली बात तो, और हमारे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें डोलोमाइट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है। वेल अगर इसकी बात करें तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो बोल रहा है कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए हमारा द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। तो अगर हम सीमेंट की प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमेंट की प्रोपोर्शन की बात करें तो मिसाल या फिर सलीम नाम से हम इसको करते हैं, मिसाल विद डबल ए। तो एल से हमारा क्या हो जाता है? लाइम हो जाता है। लाइम का परसेंटेज हमारा 62 से लेकर 67% के बीच में होना चाहिए। वेल अगर हम एस से बात करें तो ये हमारा हो जाता है सिलिका। सिलिका की अगर हम बात करते हैं तो सिलिका बेसिकली हमारा 17 से लेकर 23% के बीच में होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें एक ए हमारा एल्यूमिना को शो करता है, एक ए हमारा एल्यूमिना को शो करता है जो कि 3 से लेके 8% के बीच में वेराई करता है। एक ये हमारा एल्कली है जिसको कैंसर ऑफ सीमेंट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, बट ओके लेस देन 1% हमारा होना चाहिए। वेल वहीं पर अगर हम आई की बात करें तो ये हमारा आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है, हमारे आयरन ऑक्साइड है, और ये भी हमारा मतलब 3 से 4% के बीच में होना चाहिए। वेल वहीं पर अगर हम मैग्नीशिया की बात करें, मैग्नीशिया की बात करें यहाँ पर तो मैग्नीशिया हमारा येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, और 1 से लेकर 3%, 1 to 3% के बीच में वेलाई करना चाहिए। लाइम और मैग्नीशिया के चक्कर में हमारा क्या होता है, अगर वो परसेंटेज के अंदर है तो साउंडनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस में हो गए तो इनकी वजह से हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमने देखा था वो देख लेते हैं। तो बेसिकली बोल रहा है क्या लाइम हमारा 63% होना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, 70% नहीं होगा क्योंकि 67% तो हमने मैक्सिमम देखा था, इससे ज्यादा ऊपर पहुंच जा रहा है। तो 40% भी नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे। और देख लेते हैं सिलिका हमारा 22% बिल्कुल सही बात है, और अदर्स 15% के अंदर आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप हमें एक फीडबैक देना चाहते हैं, वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।